जय हिंद फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि इस नौजवान क्रांति की धारा को सतत जारी रखा जाए और देश संकट में है, हम सब परेशान हैं। दो तीन बातें मैं आपसे चर्चा करूंगा आज। आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र रहे हैं और रहेंगे। आप दो तीन चीज़ों के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं, एक अपने विचार रखने के लिए, एक गाली देने के लिए। लेकिन अब ये नौजवान क्रांति प्रतिदिन चलती रहेगी और खासकर जब तक स्थिति थोड़ा नियंत्रण में नहीं आ जाती तब तक इस धारा को जारी रखा जाएगा। पहली चीज इस कोरोना पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए। खतरा पैदा किया इसने, लोगों की जानें ली, बहुत क्षति पहुंचाई इसने, बहुत क्षति पहुंचाई। बहुत परेशान है लोग, बहुत आक्रोश में है लोग, बहुत दुखी हैं लोग। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको एक नाम देता हूं, रंगनाथ शुक्ला। रंगनाथ शुक्ला गोरखपुर के रहने वाले, बैजूडीहा गांव के रहने वाले, एक शिक्षक पेशे से, हमारे मित्र। और आज से 22 दिन पहले उनको कोरोना डिटेक्ट हुआ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है और मुझे कोरोना हो गया है। मैंने कहा अब? बोले अब कुछ नहीं, बस मैं आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूं कि मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं आइसोलेशन में जा रहा हूं। अरे मैंने कहा अस्पताल? बोले जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो चौथे या पांचवें दिन उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। योगी आदमी हैं, ध्यान योग करते हैं और योग की सारी अच्छी कलाओं को जानते हैं। प्रोनिंग किया उन्होंने। उनके साथ एक व्यक्ति आया रहने के लिए। मित्रता भी एक बहुत बड़ी चीज है इस दौर में, जब कोई किसी के पास नहीं आता। उनके साथ दो बच्चे रहते थे, वो बेचारे चले गए डर के मारे कि कहीं इनको हुआ है हमको ना हो जाए। खैर उनका डर स्वाभाविक था, जिस तरह से ये भय चारों तरफ फैला हुआ है तो डर स्वाभाविक है, सबको डर है, हमको डर है। लेकिन एक व्यक्ति आया उनकी सेवा करने के लिए। मैं उस व्यक्ति से बड़ा प्रभावित हुआ सर। 12 दिन वो व्यक्ति उनके साथ रहा। मुझे नाम तो पूछना नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं। लेकिन फिर अभी 5-6 दिन पहले उसके नाना की डेथ हो गई तो वो बंदा गया, लेकिन स्वस्थ करके गया। स्टीम लेते रहे, लगातार स्टीम लेते रहे, स्टीम गार्गल करते रहे। शीतोपलादी चूर्ण हनी के साथ ये कफ साफ करने में बड़ी मदद करता है बहुत। बाकी जो दवा आपको डॉक्टर दे रहा है वो तो खैर आपको करनी ही करनी है, वो नहीं रोकनी है। वो जो दवा आपको डॉक्टर दे रहा है, जो जिस डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जा रही है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आप बिल्कुल जाइए। ये एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, एक नीलोफर सुहेला बानो। दूसरा नाम श्री राजेश पांडे जी, आईजी, अभी प्रमोट हुए, आईजी हुए। अभी उन्होंने अपना एक अनुभव डाला फेसबुक पर कि यमराज के साक्षात दर्शन हुए। पूरा परिवार, श्री राजेश पांडे जी, उनकी श्रीमती जी, उनकी बेटा आशय पांडे। मेरी कल सुबह बात हो रही थी आशय पांडे से। कहा सर कभी कभी तो लगा कि बस बंद, लेकिन साधना, ध्यान, योग। बरेली में कोई हॉस्पिटल है, वहीं एडमिट थे सब। लेकिन आप किसी चीज को छोड़िए मत। हमारे देश में क्या है ना, कोई एक चीज को पकड़ेगा दूसरे की बुराई करने लगेगा। नहीं सर, जिससे जहां जो मदद मिले ले लीजिए। सर बचाइए। पिछली नौजवान क्रांति में मैं आपसे यही कह रहा था चिल्ला चिल्ला कर
कि जिस दिन ये बीमारी आम हुई और गांव में घुसी तो देश कोलैप्स करेगा, और हम उसी चरण से गुजर रहे हैं। ये एक सामान्य चीजें हैं सर। डर में और प्रिकॉशन में बड़ा फर्क है सर। प्रिकॉशन रखिए हाई लेवल का सर। अब आज एक बड़े श्रेष्ठ पत्रकार रहे रोहित सरदाना जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मेरी तो 2 ही मुलाकात थी उनसे, बस 2, और उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैंने साइकिल सत्याग्रह किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा ओझा जी, मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग आगे आए राजनीति में। अरे मैंने कहा कहां फंसा रहा है। बहुत ज़्यादा तो व्यवहार नहीं हो पाया था उनसे, बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं हो पाई थी, लेकिन एक व्यवहार था कि मैं जानता था, और बड़ा कष्ट हुआ। 2 बेटियां उनको, और भगवान हिम्मत दे। लेकिन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन आपने एक बात गौर की, मृत्यु हृदयघात रुकने से हुई, हार्ट अटैक, जहां तक अभी तक खबरें जो आ रही हैं, जो अभी तक खबरें आ रही हैं सर। पिछले साल ये मैं अभी आ रहा हूं दूसरे मुद्दे पे, जो मैं आपसे विशेष कर आज बात करने आया हूं, फिर मैं अपनी कहानी शुरू करूंगा। ये देखिए सर, प्रिकॉशन रखिए दूसरों को। सिर्फ पुलिस का जिम्मेदारी नहीं है किसी को पकड़ के मास्क पहनाना। पुलिस वाले क्या करें? लॉ एंड ऑर्डर देखें, सुरक्षा देखें, क्या क्या करें। उनका यह काम है कि घूम घूम कर सबको मास्क पहनाए। फंडामेंटल राइट के साथ एक चीज पैरेलली चलती है, फंडामेंटल ड्यूटी। इस वक्त इस देश के हर व्यक्ति को योद्धा बनना पड़ेगा। अब या तो आप बुराई कर लो, गाली दे लो, और या तो आप अपने दायित्व का निर्वाह कर लो। पूरा प्रिकॉशन लीजिए सर, अपना लीजिए, अपने अगल बगल के लोगों को अगर कोई भी थोड़ी सी भी लापरवाही कर रहा है उसको बताइए सर। हम ही सर, लॉकडाउन इस डेवलपिंग कंट्री में लॉकडाउन समस्या नहीं है सर। हमारे जो वर्कर तबका है ये भूखों मर जाएगा सर, सिविल वॉर हो जाएगी कंट्री में। ये चेन हमें तोड़नी है सर। सरकार लॉकडाउन कर देती है, बड़ी अच्छी बात है, वो सरकार का निर्णय होगा, लेकिन ये चेन हमें भी तो तोड़नी है सर। इस देश में लोगों को देखने जाने की बड़ी आदत है। हाथी आया है और 50 लोग चले गए हाथी देखने, पता लगा पागल होकर दौड़ गया, उसमें से 20 मर गए। कहीं राजा जी ने हाथी मंगाया था तभी हम मरे थे। बे देखने भी तो तुम ही गए थे। कोरोना का संक्रमण के दौर में इस तरह से होली खेली गई, होली के बाद आप देखो कैसे पेस पकड़ा है। और लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, खैर वो सब बातों पर चर्चा करने का मुक्त वक्त नहीं है। पहली बात यह सर, खुद को बचाइए, औरों को बचाइए। पहला काम यह करिए, खुद को बचाइए, औरों को बचाइए। जहां जिस स्तर पर आप सेवा कर सकते हैं करिए सर। जिस स्तर पर, बाहर कोई नहीं आएगा जब तक ऑफिशियली तौर पर आपको बाहर ना बुलाया जाए कि सरकार आपको बुला रही है, कोई अधिकारी आपको बुला रहा है, कोई संस्था आपको बुला रही है, तब तक आप बाहर मत निकलिए। जितने लोग विवाह समारोह आयोजित कर रहे हैं, ठीक है सर, अब सबकी अपनी मजबूरियां हैं। बहुत लोगों ने बहुत पहले से तैयारियां कर रखी हैं सर। विवाह कर लीजिए, प्रदर्शन फिर कभी कर लीजिएगा सर, विवाह कर लीजिए सर। बहुत सारे बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए बड़ा पैसा इकट्ठा किया होगा और पिछले 2, 3, 4, 6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे सर। 5-5 आदमी के साथ शादी कर लीजिए, बाकी बाद में देख लेंगे, प्रदर्शन बाद में कर लेंगे सर। इस वक्त इस देश के, मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है सर, पहला मुद्दा मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि हमारा कहने का सिर्फ एक मात्र मुद्दा है कि सर खुद को बचाइए और समाज को बचाइए सर।
1 अरब 50 करोड़ लोग हैं, 25 तो ऑफिशियली हैं, 25 जो अगल बगल से भाग आए हैं। दूसरी बात, मैं निरंतर अपील करता हूं आपसे कि सर पॉजिटिविटी। सर आप में से एक हमारी किसी बहन ने मुझे मैसेज किया कि हमारे भाई की डेथ हो गई है, हम परेशान हैं, किसी के मां का बेटा मर गया है। मैं समझ सकता हूं सर, हमारी स्टूडेंट है गौरी मिश्रा, उसके फादर सीडीओ हैं कासगंज के, उसकी मां की डेथ हुई 10 दिन पहले, 10 दिन या 4-5 दिन पहले की बात है। मैंने इस 4-5 दिन फोन नहीं किया, फिर उसी का फोन आया। मैंने कहा मैं क्या करता। अपनों की मृत्यु का दर्द इतना बड़ा है ना कि उसमें आप किसी व्यक्ति से कुछ कह ही नहीं सकते, और जब इस तरह की मौत हो रही हो। लेकिन सर पॉजिटिव आप नहीं कर, जिस मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को लाशों की चिताओं की डीपी बना ली उन्होंने। सर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? सर आपको पता है च्वांगसू बहुत बड़ा संत हुआ चाइना का, च्वांगसू। चाइना छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था उस वक्त। तो एक राज्य दूसरे राज्य पर, च्वांगसू जिस राज्य में था वो छोटा सा राज्य था, तो उसके बगल वाला जो बड़ा राज्य था, बड़ा ताकतवर राज्य था, जो इसके राज्य का मित्र था, उसने पता नहीं किसी बात पे नाराजगी हुई और उस ताकतवर राज्य ने च्वांगसू के राज्य पर हमला कर दिया। अब राजा को तो पता था कि यार हम तो गए, छोटा सा राज्य। अब 1856 में झांसी रानी लक्ष्मीबाई कि हम क्यों इतना महिमा मंडन करते हैं, छोटा सा बिंदी भर का राज्य, बिंदी भर का, जिन अंग्रेजों की सत्ता पूरे भारत में स्थापित हो चुकी है वो उनसे लड़ रही हैं। क्या हिम्मत रही होगी, क्या निश्चित तौर पर वो महिला उतार रही होगी। 1856-57 जब भारत पर, पूरे भारत पर लगभग कर्जा, पूरा भारत पर कब्जा, पंजाब 1848, 1765 बंगाल, 1799 मैसूर, 1817 मराठा, 1843 सिंध, 1848 पंजाब, 1856 अवध, पूरे भारत पर कब्जा। और वो छोटी सी झांसी की रानी लड़ रही है। वो दम है सर। ऐसे ही कुछ मसला था, एक झांसी जैसा स्टेट और एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे स्टेट ने च्वांगसू के राज्य पर हमला कर दिया। च्वांगसू का जो राज्य का वजीर था वो च्वांगसू से बड़ा प्रभावित रहता था, कभी कभी मिलने आता था कि सरकार, राजा महाराजा भी साधु संगत में कभी कभी बैठते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। तो वजीर ने राजा से कहा कि यार यहां एक संत रहता है, मैं जब भी फंसता हूं ना मैं उससे राय लेता हूं और आज तक राय गड़बड़ नहीं हुई। राजा ने कहा ले लो, अब तो मरना वैसे भी है, ले लो। वजीर आया च्वांगसू के पास, कहा यार ऐसी ऐसी बात है, अगला राज्य तो सुनने को तैयार नहीं, लड़ाई तो होगी और हम मरेंगे। च्वांगसू एक मंदिर में रहता था, तो उसने राजा से कहा कि सुनो, इस मंदिर का जो देवता है वो मुझसे बात करता है, कल आना, और मुझसे वो रात में ही अकेले में बात करता है, कल आना, कल पूछ के बता दूंगा कि तुम्हारा क्या होगा। ठीक। दूसरे दिन वो वजीर आया मिलने, च्वांगसू ने कहा जाओ, विजय तुम्हारी ही होगी, और इस भगवान ने मुझसे आज तक जो जो कहा कभी कुछ टला नहीं, और अगर ये टल गया तो तुम मुझे सजाए मौत दे देना। राजा खड़ा, सेनापति खड़ा, वजीर खड़ा कि अच्छा भगवान ने कहा, बोले भगवान ने कहा। ये सब आ गए ताव में, इन्होंने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया, हरा दिया। सर ये होती पॉजिटिविटी की ताकत। मैं आपसे किसी का समर्थन करने को नहीं कर रहा हूं,
नहीं, किसी का भी। आप एकदम जिस दल का चाहे विरोध करें, जिस नेता का चाहे विरोध, आपका हक है सर। और अगर आप मेरे कहने पर किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप पागल हैं। आपको विरोध करना है, आप करिए, एकदम करिए। लेकिन इस देश में लोग विरोध पर्दे में बैठकर करते हैं। साइकिल सत्याग्रह में बुलाया था, 9 लोग आए थे, आए तो 17 लोग, 18 लोग थे, बाकी लोग भाग गए 20 किलोमीटर के बाद। 700 किलोमीटर साइकिल चलाने में हालत खराब हो गई थी सर सबकी। कोरोना का पीक चल रहा था। मेरी भी 3 बच्चे हैं सर। मेरे भी 3 बच्चे हैं सर। यही बात सरदाना जी ने हमसे कही थी कि हम बड़े खुश हुए इस बात को देखकर कि कोई टीचर 700 किलोमीटर साइकिल चला रहा है, धूप में, ह्यूमिडिटी में। खैर सर, पॉजिटिविटी में ताकत है। तो राजा जब जीत कर लौट रहा था तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि चलो यार चौंगसू को थैंक यू तो बोल दें, कुछ तोहफा तो दे दें। उस वजीर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल यार, चलते हैं। गया ये सब गए मिलने के लिए, वजीर, सेनापति, राजा सब गए मिलने। बुलाया चौंगसू को कि सरकार हम जीत गए। हाँ, बोले जीत गए तो हमें क्यों बताने आए हो, जाओ यहां से। अरे बोले नहीं सरकार, आपको धन्यवाद कहने आए। बोले हमें काहे का धन्यवाद कहने आए हो, लड़े तुम, मेहनत तुमने की, हमें क्यों धन्यवाद कहने आए हो। अरे बोले आपको धन्यवाद कह दें, इस मंदिर के भगवान को धन्यवाद कह दें। बोले मंदिर में कोई भगवान नहीं है, ये तो मेरी आदत है, मैं उसका नाम लेकर कह देता हूं। वो तो तुम जीत गए, तुम्हारी किस्मत। सर ये है पॉजिटिविटी की ताकत। कौन मरेगा कौन जिएगा ये किसी को नहीं पता सर, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये है पॉजिटिविटी की एक ताकत। मैं जानता हूं मुझे बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। एक मैसेज मैं आपको सुनना चाहता हूं। एक मैसेज मेरे पास आया है राजस्थान से, बहुत सारे मैसेज आए। एक मैसेज आया है, सर माई सेल्फ देवांश चोयाल फ्रॉम हनुमानगढ़ राजस्थान। सर मैं पॉजिटिविटी की बात को मानता हूं सर। सर माई सेल्फ देवांश चोयाल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ राजस्थान। आई हैव सीन योर स्प्रेडिंग सम पॉजिटिव, आई हैव सीन यू स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी. Let me share an example of my grandfather, age 94, 400 sugar, and he recovered in 8 days. Please share this in tomorrow's lecture. Waiting. 733993027. 94 age, 400 sugar. सर ये देखो सर, सर ये एक मैसेज नहीं है सर, सर ये एक मैसेज नहीं है। अगर मैं पढ़ने लगूंगा ऐसे 50 मैसेज हैं सर। एक और छोटी सी घटना सुनाता हूं पॉजिटिविटी पे। सर मुझे कोई मतलब नहीं है सर, मुझे जो करना है मैं करूंगा सर। मुझे ना तो किसी की आलोचना से डर लगता है, ना मुझे किसी की गाली से डर लगता है, डर लगता ही नहीं सर। मैं तो एक छोटे से डाकखाने के बाबू का बेटा हूं सर, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। हम 2 कमरे के मकान में रहते थे सर, डाकखाना कॉलोनी, गोंडा। भगवान ने सर पे हाथ रख दिया सर, चीजें समझ में आने लगी। हम कोई राजा घर में थोड़ी पैदा हुए सर कि हम कंटेसा पे चलते थे, कि हम ऐसा करते, नहीं नहीं सर। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे शिक्षा का काम नौकर बनाना नहीं है, शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना, कनेक्टिविटी सिखाना, सोचना सिखाना। एक छोटी सी घटना और सुनाता हूं पॉजिटिविटी पे। 17, और ये ऐतिहासिक घटना सुनिए।
89 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। जबरदस्त जबरदस्त रेवोल्यूशन। और 1781 फाइनेंशियल बैंकरप्सी, फाइनेंशियल बैंकरप्सी। सर चेक करिएगा फैक्ट, 1799 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1781 फाइनेंशियल बैंकरप्सी फ्रांस। सोचिए सर, फाइनेंशियल बैंकरप्सी, बिना पैसे के आप घर नहीं चला सकते, राष्ट्र कैसे चलाएंगे? 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल एनार्की, इकोनॉमिक एनार्की। ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। सोचिए, सिचुएशन देखिए, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस, ऑस्ट्रिया ने फ्रांस पर हमला कर दिया। सिचुएशन देखिए सर, घर में आग लगी है, पड़ोसी ने हमला कर दिया। सर ये हमारे साथ भी हो सकता है सर। घर में आग लगी है सर, पैसा नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता, लुई 16 को बंदी बना दिया गया सर। और उसी में एक आदमी को 1797 में आर्मी का कमांडर बनाया जाता है, कमांडर इन चीफ नेपोलियन। आर्मी डिप्रेस्ड, सरेंडर्ड। सर 3 जनरल ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं सर, उसको कमांडर बना दिया जाता है ऐसी आर्मी का, कमांडर इन चीफ। आपकी तरह हमारी तरह मिडिल क्लास का आदमी, अपॉर्चुनिटी मिल गई, he goes to the army and he says to the army कि I am the son of God, blessed son of God, blessed। मैं भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ बेटा हूं, मैं ना हारूंगा। बोला मैं हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। आर्मी तो ताव में आ गई कि अरे ये भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ बेटा है। और फिर एक तो उसने हिम्मत दी अपनी सिपाहियों को, और सपना दिखाया। उसने कहा ये गुजरात, इटली, लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, आओ मेरे साथ, ले चलूं। तुम खाने बगैर मर रहे हो ना, तुम्हारे पास खाना नहीं है ना, आओ आओ चलो। अरे सेना तो आ गई, ताव में कूद गए इन लोगों ने, ऑस्ट्रिया की गर्दन पकड़ ली, हरा दिया ऑस्ट्रिया को। ट्रीटी ऑफ कैंपो फोर्मियो 1797, पढ़ना सर आज विकिपीडिया में डालकर, सलाम करोगे नेपोलियन को सर। ये होती है पॉजिटिविटी। इलेक्शन में वोट देने जाओगे तो हमसे पूछ के जाओगे, इसको देना होगा देना। अभी उस पर भी आ रहा हूं, इलेक्शन पे भी, आज इलेक्शन पे भी चर्चा करूंगा। ये होती है सर पॉजिटिविटी। ये देखो, चेक करना सर। तुम कहते हो पॉजिटिविटी फैलाने से क्या होगा। जापान का एक समुराई था, तीसरी घटना सुना रहा हूं सर आपको। जापान का एक समुराई था, यामागाता, बड़ा फेमस समुराई, तलवारबाज, पूरा जापान के समुराइयों को हरा चुका था, शंकराचार्य की उपाधि तलवारबाजी में उस आदमी के सामने कोई था ही नहीं जापान में। 1 साल उसने पूरे जापान में मुकाबला किया, सबको हराया, यामागाता। 1 साल बाद घर लौट कर आया, पता चला कि उसकी बीवी का अफेयर उसके नौकर से हो गया। उसने अपने नौकर से कहा कि आज शाम को मेरा और तेरा मुकाबला होगा तलवारबाजी का, और अगर तू जीत गया तो बीवी भी तुम्हारी और सारी संपत्ति भी तुम्हारी। अरे उस नौकर ने कहा कि मालिक ऐसे ही मार डालिए, आप पूरे जापान के समुराई हैं, हम लड़ेंगे आपसे। मतलब सचिन तेंदुलकर से एक रिक्शा वाला ये कहते कि हम तुमको बॉलिंग करेंगे, और वो भी ऐसे। शोएब अख्तर को हॉन्ट करता था वो आदमी,
शेनवॉन को हॉन्ट करता था वो आदमी। उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, कल शाम को तलवारबाजी होगी, स्टेडियम में मिलना। अरे बोले मालिक, बोला कुछ नहीं, सुनना ही नहीं, कल शाम को तलवारबाजी होगी, वहां अगर तुम मुझे हरा ले गए तो सारी संपत्ति तुम्हारी, बीवी तुम्हारी। जापान बुद्धिस्टों का देश है, बुद्धिस्ट संतों का। वो नौकर निकला, कोई सामने बुद्धिस्ट संत उसको टकरा गया। उसने कहा महाराज कल मरने जा रहा हूं। बोला कैसे? क्योंकि मौत तो किसी को पता नहीं होती, तुम्हें कैसे पता है? कहा सरकार। तो फिर उसने सारी कहानी सुनाई। कहा सरकार ऐसी ऐसी बात है और कल तो ये मुझे मार डालेगा। तो उस बुद्धिस्ट संत ने कहा कि तुम चाहो तो बच सकते हो। कहा कैसे सरकार? कहा कल का इंतजार क्यों कर रहे हो, आज तलवार उठा लो और जाके अभी बस अभी जाके जितनी गाली दे सकते हो दो, निकल बाहर। यमगाता इसको इस संत से बात करते हुए देख रहा था। देखना कहानी का, यमगाता देख रहा था और ये गया बाजार में, इसने तलवार खरीदी और लौट के आया, दरवाजे पे खड़ा कि निकल। यमगाता को लगा कि यार इस बंदे की औकात नहीं मेरे सामने बोलने की, वो मुझे निकल कह रहा है, गाली दे रहा है। शंका बैठ गई मन में। निकला तलवार लेकर बाहर, उठाई तलवार उसने, तब तक इसने घुमा के मारा एक हाथ, यमगाता के हाथ से तलवार छूट गई। यमगाता सन्यासी हो गया। डॉक्टर्स कभी किसी को कहते नहीं है कि तुम मरने जा रहे हो, कहते हैं अब दुआ करिए। कभी किसी डॉक्टर को आपने किसी से सुना नहीं होगा, क्योंकि मिरेकल जो है सर, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड, ये दिव्यांश चोयाल राजस्थान का लड़का, 94 ईयर ओल्ड मैन सर, 400 शुगर। ये समय है सर एक दूसरे की हिम्मत को बांधने का सर, एक दूसरे को बचाने का सर। अगर मुझे गाली देकर तुम्हारी सरकार बदल जाती हो तो तुम दे लो, तो हमको 2-4 हजार दे लो। अगर मुझे गाली देकर तुम्हारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मैं खड़ा हो जाता हूं, 10 मिनट दे लो, पर शर्त यह है कि तुम्हारे कष्ट दूर हो जाए। ये हमारे दुश्मन इंतजार कर रहे हैं सर कि भारत अंदर से कोलैप्स करे और हम कूद पड़े भारत पर। ये तो पहली सामान्य बात थी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था। दूसरी बात जो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, मैं बताऊंगा आपको, इंडियंस एंड इलेक्शंस। हमारी आदत है हर फेलियर पर, हर बात पे दूसरे को दोष देना, ये हमारी आदत है, नेचुरल। भगवान का यही मंजूर रहा। भगवान का क्या मंजूर था? कोई नहीं मिला तो भगवान को पकड़ लिए। महमूद गजनी आया, कहा अरे वो मुसलमान था, हिंदुओं को लूटना चाहता था। तुम कमजोर हो ये कभी नहीं मानोगे, तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगे। चलो महमूद गजनी चोर था, 1000 AD मान लिया, चलो ठीक है, मुसलमान था, तुम्हें लूटने आया था। तैमूर आया, वो भी भैया बहुत बदतमीज आदमी था भैया, हम लोग को लूटने आया था, मतलब फिर उसी की गलती। नादिर शाह आया, फिर मारा, फिर लूटा, लेकिन उसी की गलती। अब्दाली आया, फिर मारा, फिर लूटा, फिर उसी की गलती। फिर 200 साल अंग्रेज आके लूटे, इंग्लिश। अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ धोखेबाजी की। तुम 5 रुपए के सिक्के पे पैर रख के खड़े हो जाते हो, तुमसे कौन धोखेबाजी करेगा? सड़क पे 5 रुपया का सिक्का पड़ा हो तो ऐसे पैर रख के खड़े हो, तो देखते हो इधर उधर कोई ना देखे तो उठा ले।
कभी अपनी भी गलती मानो यार, कभी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सरकार तो गलत है ही है, सरकार तो बिल्कुल फेल कर गई, पर कभी अपनी भी तो गलती मानो। पिछले 30 साल से इस देश में कोई हिंदू शेर को चुन रहा था, कोई मुसलमान शेर को चुन रहा था, कोई दलित शेर को चुन रहा था, कोई ब्राह्मण शेर को चुन रहा था। वीडियो डालते थे, ये जा रहा है ब्राह्मण शेर। नेता चुनना है ना, दलित चुनोगे अंबेडकर की तरह चुन लो। नेता चुनना है ना, मुसलमान चुनोगे हजरत मोहानी की तरह चुन लो, हारून की तरह चुन। इस्लाम की सबसे बड़ी देन, इस्लाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है, राजनीति में इस्लाम की सबसे बड़ी देन, राजनीति में नहीं पता, वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये इस्लाम की सबसे बड़ी देन है, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और इसमें 2 नाम इतने महान हैं, एक अल हारून और दूसरा उसका बेटा अल मामून। सर पढ़िए कभी इनके बारे में। 90% मुसलमान औरंगजेब का नाम जानते हैं, इन लोग का जानते ही नहीं। अरे औरंगजेब बड़ा बढ़िया आदमी था, चच्चा थे तुम्हारे ना। भाई साहब वो महान आदमी था, हाँ बहुत महान था। एक बार आसमान में से उंगली डाल के छेद कर दिया था, वो बाद में नासा वालों ने भरा। ये इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सर बगदाद में, बैतुल हिकमत। पर मुसलमानों से कुछ बोल दो, नाराज हो जाते हैं। संगी है, संगी 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 है ये। हाँ, बैतुल हिकमत सबको बुलाया सर, पूरी दुनिया के विद्वानों को। ये इस्लाम की राजनीति को सबसे बड़ी देन है। कैलिफ सिस्टम, जो आदमी एनलाइटेंड होगा वो स्पिरिचुअल हेड होगा और वही पॉलिटिकल हेड होगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर साहब की कहानियां सुनो सर। मुसलमान इसी को भूल गया। नेता चुनो सर, तुम दलित नेता चाहते हो ना, दलित नेता चुनो, अंबेडकर जैसा चुनो। कोई हारून जैसा चुनो। पढ़ो इस आदमी का इतिहास, लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, साइंस में कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, पॉवर्टी में कंट्रीब्यूशन। नहीं वो आरएसएस वाले जो है मुसलमानों के पीछे 2014 में आए, 2014 में आए। उससे पहले की कंडीशन देख लो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। अरे नहीं, वो आप नहीं समझ पाएंगे। ये पटेल, आजाद, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, ये सर पढ़े लिखे लोग थे सर। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी एक फोटोग्राफ है अपने पास रखता हूं हमेशा, मैं दिखाता हूं आपको। सर ये देखिए सर ये फोटोग्राफ मैं अपने बेडरूम में रखा हूं और मैं इसको देखता हूं सर। डिग्री देखिए सर, डिग्री डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एमए पीएचडी कोलंबिया, डीएससी, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, जो उनको भगवान मानते हैं उनको भी नहीं पता होगा। डीएससी लंदन, एलएलडी कोलंबिया, डीलिट बारेट लॉ लंदन, एमएलसी, इतनी डिग्री सर। पढ़ रहा हूं ना यूनिवर्सिटी से नहीं। ऐसे आदमी को नेता चुनो सर, इसी को बोलते हैं एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। पढ़ो, कितने ताकतवर थे मुसलमान। पूरा स्पेन से लेके कैस्पियन सी, स्पेन से लेके चाइना सी, कैस्पियन से लेके हिंदुस्तान, सब पर कब्जा। कुछ तो बात रही होगी ना सर। भगवान राम जैसा राजा चुनो, त्याग करने को तैयार है हमेशा, खुद के लिए कुछ नहीं करना।
कभी पिता के लिए करना, कभी प्रजा के लिए करना। गुरु गोविंद सिंह जैसा राजा चुनो सर, 4 बेटे कुर्बान। राजा चुनना है ना, चुनने की ताकत तो तुम्हारे हाथ में। तुम दूसरे को दोष क्यों देते हो? क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी है पुरानी। ये देखो, ये तुम्हारी आदत पड़ी है पुरानी। तुम अपना इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करोगे। क्या आज डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व दलित समाज में नहीं है? क्या आज हारून जैसा व्यक्तित्व मुस्लिम समाज में नहीं है? लेकिन आपको चाहिए नहीं। आपको चाहिए वो आदमी जो आए, आपका पैर छुए इलेक्शन के टाइम पे, आपकी तारीफ करे, आप खुश हैं यार, सुकुल पैर छुअत रहल, गाय पैर छुई के गए। आपको तो इस तरह का आदमी चाहिए। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, मुझे पता है। पैर ना छूने जाएंगे किसी आदमी का। तुम्हारे लिए काम करने जाए, तुम्हारा पैर भी छूने जाए। तुमको वोट देना हो दो, नहीं तो भाड़ में जाओ। जिंदा रहने के लिए राजनीति नहीं करनी है। और मैं तो अपने सारे दोस्तों से, जितने लोग मुझसे पढ़ते हैं, मैं उनसे कहता हूं आईएएस बनो, 10 साल नौकरी करो, पार्लियामेंट में आओ। अब तुम ही बचा सकते हो इस देश को। ब्यूरोक्रेसी ने आजाद कराया था और ब्यूरोक्रेसी ही इस देश को बचाएगी। फिर वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सुभाष चंद्र बोस को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर बाहर निकलना पड़ेगा सर, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अभी सर देश बहुत संकट से गुजर रहा है, हम बहुत संकट से गुजर रहे हैं सर। अभी बहुत संयम रखने का समय है सर, अभी बहुत संभलने का समय है सर। इतना दुख चारों तरफ, इतना दुख। मतलब हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा सर। सुबह उठो, सुबह आंख आदमी डर के उठ रहा है सर कि यार पता नहीं किसका मैसेज आ जाए। हमारे रवि भैया थे, हमारे साथ रहते थे, जज थे ललितपुर में, अभी ट्रांसफर होकर लखनऊ आए थे। हमारे रूम पार्टनर थे इलाहाबाद में, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, वो खुद ही हॉस्पिटल में है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। पॉजिटिविटी फैलाइए सर। मैं जानता हूं जो लोग बहुत असीम दुख से गुजर रहे हैं, एक एक घरों में 3-3, 4-4 मौतें हो गई हैं। घर ही तबाह हो गया सर, विचित्र हो गए लोग। लेकिन सर हम जितने लोगों को बचा पाएंगे, हम सबको तो हम नहीं कह सकते सर, लेकिन अगर हमारी एक बात से किसी के अंदर खून बढ़ता है, किसी के अंदर हिम्मत बढ़ती है। एक भाई साहब ने मुझे शायद कमेंट भेजा था, आज किसी ने मुझे फोटोकॉपी उसका स्क्रीनशॉट लेकर, और एक तो मुझे स्क्रीनशॉट मत भेजा करो यार, स्क्रीनशॉट लेगी सर, ये देखिए सर, पॉजिटिविटी फैलाना भक्तों का काम है। अच्छा, ये फेक आईडीज बना बना के, जब भी किसी ने कुछ उल्टा सीधा लिखा, मैंने कहा इसकी आईडी चेक करो, बोले फेक है। मैंने कहा देखो, जिसकी इतनी औकात नहीं कि अपनी आईडी डिस्क्लोज करके रखे, उससे क्या लड़ना सर। जिसकी इतनी औकात नहीं, इतनी कि अपनी आइडेंटिटी बताकर गाली दे, सर हम इलेक्शन पर बाद में चर्चा करेंगे सर। अभी जो हमारा सबसे अहम काम है सर, सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट, हम जितने लोगों को बचा सकते हैं, और हम खुद भी बचे रहे सर। किसी का कोई पता नहीं सर, किसको क्या हो जाए, कब कैसा हो जाए। आप अगर पिछली नौजवान क्रांति में आप हमारे साथ थे तो आपने गौर किया होगा, मैं बार बार ये कह रहा था कि ये हमारे दुश्मन चाहते हैं कि हम अंदर से टूट जाएं। आप देखिए इस वक्त पूरी दुनिया स्टेबल है, सिर्फ हम परेशान हैं। और अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में नजर रखी होगी पिछले 2 महीने से, तो आपने देखा होगा इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी।
आपने देखा होगा वैक्सीन डिप्लोमेसी, कैसे पूरी दुनिया के देश अप्रिशिएट करने लगे थे। सर दूसरों को दोष देना बहुत आसान है सर, दुश्मन बाहर ही नहीं अंदर भी हैं, बहुत सारे लोग हितैषी बनकर तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, पर आलोचना और अब गाली, ये तो अंबिशन की बहनें हैं सर। जहां भी महत्वाकांक्षा है वहां ये दो चीजें हैं, इसीलिए आम आदमी कुछ नहीं कर पाता, उसको डर बहुत लगता है कि लोग हमको भैया उल्टा सीधा बोल रहे थे। अरे तो बोलेंगे ही, गांधी को बोलते हैं, नेहरू को बोलते हैं, नेपोलियन को बोलते हैं, किसको नहीं बोलते। मैं इस्लाम पढ़ा रहा था तो वो मेरे दिमाग से क्विट कर गया उस, हालांकि मुझे उस पर बोलना था, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये जिन्ना बहुत बड़ा लीडर था, जिन्ना लीडर था, ये शाहनामा फिरदौसी, इतनी गाली लिखा उसने अपनी किताब में। फिरदौसी, शाहनामा, दूसरे को तो छोड़ दो। हाँ, ये एक सक्सेसफुल राजा था, ये तो बात एकदम सही है, सफल राजा था ये, इसको लोगों को यूज करना आता था। ये सब एक सफल राजा थे, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये मुसलमान थे तो फिर बीबी राबिया, हसन बसरी, अल मामून, अल हारून, उमर, गलत चीजों को मत पकड़ो सर, गलत चीजों को मत पकड़ो। एनलाइटेंड, आप अगला जब इलेक्शन आए तो मेरी ये बात याद रखिएगा, सब भूल जाइए ये बात, ये जो मैं आपको बोला हूं एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, ये सर, वाह जबरदस्त, ये जबरदस्त शब्द है सर, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। आप अपना आदमी चुनिए, अपना, और कौन पार्टी, कौन सा दल, कौन सा नेता पिछले 30 साल नेहरू जी ने किया इस देश के लिए, बहुत किया, ओ महान आदमी। शास्त्री जी तो अरे बाप रे बाप, 12,000 रुपए अपनी कार का किस्त नहीं दे पाए शास्त्री जी। और नेहरू को अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो वो ऐतिहासिक मूर्ख है, उससे बहस ही नहीं की जानी चाहिए। जो देश 1947 में कोई मान ही नहीं रहा था कि बचेगा ये देश, शुगर 800, बीपी 200, यूरिक एसिड 20, टेराग्लिसराइड 500, उसी पे निमोनिया, कोरोना, लोग कह रहे थे बचेगा ही नहीं आदमी, ये देश बचेगा ही नहीं। ये स्थिति थी 1947 में भारत की, और वहां से वो आदमी निकाल कर लाया। अपने अपने को देखो सर, आज कम से कम आज इस मुल्क ने एक चीज सीखी, कोरोना ने 2 काम किया। एक तो लोगों को बहुत बांधा है सर, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सब सर चारों तरफ। हमारे मित्र हैं कृष्णा विनोय, अमित गर्ग, ये सब हमारे कोलीग हुआ करते थे कभी, और आज भी हमारे अच्छे मित्रों में से हैं। और ये लोग तो बेचारे दिन रात, मैं जब भी वो व्हाट्सएप देखता हूं, ये बेचारे किसी ना किसी के लिए अपना प्रमोट कर रहे हैं। अमित गर्ग आईएस सेतु चलाते हैं, और जहांबाज आदमी, बड़े जबरदस्त आदमी, लगे हुए हैं बेचारे। क्या मिलना है सर इन्हें, कौन सा इलेक्शन लड़ना है सर, लेकिन एक जज्बा है देश को, लोगों को बचाने का, सब मदद कर रहे हैं सर, सब हिंदू मुसलमान। अभी कोई मुजफ्फरनगर में मैंने देखा, कोई हमारे मुसलमान भाई हैं, वो कोई हिंदू मित्र उनका मर गया था, उसकी चिता को आग दे रहे थे सर, बड़ा मजा, मतलब उस
फोटो को देखकर अंदर से इतनी खुशी हुई कि हे भगवान, बस ऐसा ही कर दे इस देश में। इसी की तलाश है। कहते ना, कोई चीज पूरी तरह से कभी बुरी भी नहीं होती। इस देश का नागरिक एक दूसरे की आज मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सब कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं कर रहे। और दूसरा जो बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है वो ये है कि अब इस देश का आदमी अगर थोड़ा सा भी सुधरेगा, अगर हम सब बचेंगे, तो कम से कम अगला चुनाव सिर्फ विकास पर होगा। अस्पताल कितने बनवाओगे, स्कूल कितने खुलवाओगे, यूनिवर्सिटी का क्या करोगे, पावर प्लांट लगाओगे कि नहीं, इंडस्ट्री लगाओगे, और अगर नहीं लगाओगे तो 10 लाख लोग पार्लियामेंट में घुसकर और फाड़ेंगे तुम्हें वहीं पर। ये अंबेडकर जैसों को वोट दो सर, गांधी जैसे लोगों को वोट दो जो दूसरे के लिए जी रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को नेता बनाओ सर, भगत सिंह जैसे लोगों को, 24 साल की उम्र, यहां इतनी काला बाजारी कर रहे हैं लोग। इंजेक्शन दबा दिया, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर दबा दिया। सेक्टर 34 नोएडा से गंगाराम 30 किलोमीटर 15,000 रुपए चार्ज किया। इतना लोग पोस्ट डालते, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। इनकी रूहों में जेब होगी, कफन में नहीं, इनकी रूहों में जेब होगी, ये उसमें भर के ले जाएंगे। आज के इस दौर में, आज जहां भारत खड़ा है ना सर, आप सब योद्धा हैं, आप सब अपने प्रधानमंत्री हैं, आप सबको मिलकर इस देश को संभालना है। मेरी विशेषकर अपील है इस देश के युवाओं से, एकदम विरोध करो सर, मौका पड़े फाड़ के रख दो हर आदमी को, लेकिन अभी एक दूसरे की मदद करो सर। एनर्जी को डाइवर्ट मत होने दो, डिस्ट्रैक्ट मत करो अपने आप को, र्यूमर मत फैलाओ सर, और फैला रहे हो तो अच्छा फैलाओ। र्यूमर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लंदन में र्यूमर उड़ गया कि हिटलर ने ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया, एंटर कर रहा है ब्रिटेन में। सर 280 लोग हार्ट अटैक से मर गए सर। $280 हार्ट अटैक से मर गए। र्यूमर 2012 में एक खबर उड़ी थी कि 2012 में धरती खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान में 31 लोगों ने सुसाइड किया था। जो डेट दी गई थी उससे एक आध महीने पहले 31 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। हमारे देश में इतने भावुक लोग हैं कि कोई कलाकार मर जाता है साउथ में, वहां के लोग सुसाइड कर लेते हैं। इतने इतने हृदय से जुड़े होते हैं लोग। मैं तो तमिलनाडु में क्लास लेता हूं, केरला में लेता हूं, कर्नाटका में लेता हूं, इतने भावुक हैं लोग, इतने जुड़े होते हैं। पता लगा कोई अभिनेता मर गया, इतनी जबरदस्त भावना है। कोई अभिनेता मर गया, सुसाइड कर लिया सर। ये 70% लोग इस देश के बहुत अच्छे हैं सर, बहुत बढ़िया है। ये 20% इन्हें भड़का रहे हैं, भरमा रहे हैं सत्ता के दलाल। ये सब याद रहेगा सर, सबके दिलों में है। लेकिन मेरी फिर हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है, अब मैं डेली प्रतिदिन आप लोगों से मिला करूंगा शाम को 8 बजे। ऐसी 2-4 खबरें मैं आपको सुनाया करूंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा और आप लोग का सहयोग बना रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी के साथ साथ, पिछली बार इतनी भयावह कंडीशन नहीं थी, सरकार ने पूरा लॉकडाउन करके एक चेन को तोड़ दिया था। अब की बार चेन नहीं टूट रही है। सरकार के लिए लॉकडाउन बड़ा मुश्किल विषय है, अब वो करे ना करे ये हमें नहीं पता, लेकिन अब ये चेन हमें तोड़नी है।
तो मैडम थी दिल्ली पुलिस से लड़ गई, हम नहीं लगाएंगे मास्क, हम नहीं लगाएंगे मास्क। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर मांगोगी तो कहां से मिलेगा? एक भाई साहब कह रहे थे कोरोना कुछ होता ही नहीं है, कोई दूल्हा था, वो वीडियो में देख रहा, दूल्हा था, उससे बारात लेके जा रहे थे, तो पत्रकार ने पूछा कितना बारात ले जा रहे हो? कहीं 150-200 तो जाएंगे। कहीं अरे पत्र इतने लोग मर रहे हैं, आप 200 लोग को बारात ले जा रहे हैं? कहीं अरे कोरोना वरोना कुछ है ही नहीं सब। उसने अपनी माइक पकड़कर ठोकना शुरू कर दिया दूल्हे को कि भाई इतने लोग मर रहे हैं, तुम कह रहे हो कोरोना नहीं है। सर 90% लोग भय और लापरवाही से मर रहे हैं। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, सभी लोगों से, खासकर मैं अपने युवा मित्रों से निवेदन कर रहा हूं, यह समय है जब आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। साजिश, किसी का समर्थन मत करिए, किसी की तारीफ मत करिए। मैं थोड़ी कह रहा हूं किसी के लिए डिफेंड करिए, किसी की तारीफ करिए, नहीं नहीं नहीं, उत्साहवर्धन करिए सर, शांत रहिए। जब आक्रोश होता है ना, आक्रोश, तो दुश्मन सोचता है कि अगर इस आक्रोश को घुमा दिया जाए तो देश में एक आंतरिक अस्थिरता हो जाएगी, और जैसे ही आंतरिक अस्थिरता, इंटरनल अनस्टेबिलिटी होगी, हम फायदा उठा लेंगे। अभी लोगों में गुस्सा है, उस गुस्से को अगर आपने घुमा दिया गलत डायरेक्शन में, सड़क पे आ जाएंगे लोग। दुश्मन हमेशा सोचता है, हर चीज का फायदा उठाना सोचता है सर, हर चीज का फायदा उठाना सोचता है, हर चीज का। लेकिन जहां आप जैसे एनलाइटेंड लोग हैं, ये देश वीरों से थोड़े खाली है सर। कल आपको क्रूसेड की घटना सुनाऊंगा, और आगे ऐसे 2-4 दिव्यांशु चोयाल जैसे 2-4 बातें आपको और बताऊंगा, और कहानी आगे बढ़ती रहेगी। ध्यान रखिए सर, सुरक्षित रखिए, अपने आप को जागरूक रखिए और सबको जागरूक रखिए। धन्यवाद।